वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे वैक्यूल को, लाइसोसोम्स को और न्यूक्लियस को कि ये क्या होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं वैक्यूल को कि वैक्यूल जो है वो क्या होता है। ठीक है, अच्छा ये देखिए, फ्लूइड फिल्ड सैक कहते हैं एक थैले को, कवर्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। व्हाट डज इट मीन? इट विल बी एब्सेंट इन प्रोकैरियोट के प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है ये एब्सेंट होगा क्योंकि ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ठीक है, कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। उसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। अगर आपको यहाँ पे जो है ये एक प्लांट सेल के अंदर ये वैक्यूल जो नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये रेड कलर की जो मैं इसकी मेम्ब्रेन बना रहा हूँ उसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन से बाउंडेड है इसलिए ये प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होगा। ठीक है, अब हम दो स्ट्रक्चर देखते हैं, एक ये वाला और एक जो है वो ये वाला। ये वाला सेल जो है वो प्लांट सेल है और ये वाला जो है वो एक एनिमल सेल है। ठीक है, तो एनिमल सेल के अंदर जो है छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है। छोटे छोटे वैक्यूल जो हैं वो मौजूद होते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या है, ये छोटे छोटे मालिक्यूल वैक्यूल जो हैं ये आप इसमें कंबाइंड हो जाते हैं और मिलकर एक बहुत बड़ा जो है वो वैक्यूल बना देते हैं, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये इसकी टोनोप्लास्ट ने से कवर किया हुआ है। तो छोटे छोटे वैक्यूल्स जो हैं प्लांट सेल के अंदर वो फ्यूज़ होकर एक बहुत बड़ा वैक्यूल बना देते हैं। अब चूँकि ये बहुत बड़ा वैक्यूल बन गया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखें नॉर्मल सेल की बात करते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सेल में इधर न्यूक्लियस मौजूद है, साथ में बाकी ऑर्गेनेल्स मौजूद है। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो सेंटर के अंदर जो बहुत बड़ा वैक्यूल बना है उसने बाकी ऑर्गेनेल्स को बाहर की तरफ यानी कि साइटों की तरफ पुश करना शुरू कर दिया। ठीक है, बाहर की तरफ पुश करना शुरू कर दिया, यानी कि उनकी अपनी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई। आप ये देख सकते हैं कि न्यूक्लियस यहाँ पे मौजूद है, बाकी ऑर्गेनेल्स जो हैं वो साइड्स के ऊपर मौजूद हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर ये वैक्यूल जो है वो छोटे छोटे मौजूद होते हैं और मिलकर एक बड़ा वैक्यूल जो है वो नहीं बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं कि एनिमल सेल हैव मोर देन वन स्मॉल वैक्यूल्स, मैनी स्मॉल वैक्यूल कंबाइंड टू फॉर्म ए लार्ज वैक्यूल के किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। ठीक है, ये जो है ये प्लांट्स के बारे में है और ये एनिमल सेल के बारे में है कि एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, जबकि प्लांट के अंदर ये छोटे छोटे वैक्यूल जो है वो मिलकर एक बहुत बड़ा वैक्यूल जो है वो बना देते हैं। अब बात ये है कि वैक्यूल के अंदर होता क्या है। ठीक है, तो वैक्यूल के अंदर जो है वो वाटर होता है, साल्ट्स होते हैं और बाकी अदर मटेरियल लाइक क्रिस्टल जो हैं वो मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं कि कौन कौन से क्रिस्टल जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, अगली बात आगे कि pushes other materials toward cell wall and plant cell become turgid। हम जो कि प्लांट सेल की बात कर रहे हैं इधर। ठीक है, तो क्या है कि ये फूल जाता है इस तरह से। आप इस तरह करें कि आप जिस बिस्तर के ऊपर लेटे हुए हैं, ठीक है, आपके ऊपर जो है अपने ऊपर कंबल किया हुआ है, तो वहाँ अंदर जो है आप वो एक छोटा सा गुब्बारा लेकर जाएँ और उसको फुलाना शुरू कर दें, वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा कि वो कंबल को और बाकी साथ में जितना मटेरियल पड़ा होगा उसको साइडों की तरफ धकेलना शुरू कर देगा। ठीक है, और वो खुद जो है वो टर्जिड हो जाएगा, फूल जाएगा। इसी तरह प्लांट सेल के अंदर भी जो वैक्यूल है वो फूल जाता है और बाकी जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको साइडों की तरफ, यानी कि साइडों पर क्या आता है, सेल वाल आता है, सेल मेम्ब्रेन आती है, तो उसकी तरफ पुश करना जो है वो शुरू कर देता है। ठीक है, अच्छा अब बात यह है कि वैक्यूल होता क्यों है। तो इसका क्या है कि मैनी ऑर्गेनिजम्स ईट बाय मीन्स ऑफ वैक्यूल फॉर्मेशन। ईट बाय मीन्स ऑफ वैक्यूल फॉर्मेशन वो किस तरह से, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे जो छोटे छोटे फूड आ रहा है जो सेल को चाहिए वो इधर आएगा और ये जो वैक्यूल बन रहा है इधर दाखिल हो जाएगा, ये जिस तरह इधर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें सिक्रेटरी बेसिकली ये बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसी तरह जो है वो इनसाइड जाने वाले वैक्यूल भी इसी तरह से बनते हैं। ठीक है, अब ये वैक्यूल बनेगा और उसके ऊपर जो है दूसरी ऑर्गेनेल जिसको लाइजोसोम्स कहते हैं वो आएंगे और उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। वो हम अगली जो हमारी ऑर्गेनेल उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है कि बाहर से जो मटेरियल आता है उसको एक वैक्यूल के अंदर बंद कर दिया जाता है।
ठीक है। अगर मैं आपको जो है एक इमेज के साथ शो करूं कि फ़र्ज़ करें ये एक आपकी सेल मेम्ब्रेन का पोर्शन है और ये जो है वो फूड पार्टिकल्स आ गए हैं। अब क्या होगा कि इसके दरमियान इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनेगा और ये फूड पार्टिकल इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि ये मेम्ब्रेन इस तरह से क्लोज हो जाएगी और अंदर एक छोटा सा वैक्यूल बन जाएगा और उसके अंदर क्या होगा, वही फूड पार्टिकल्स होंगे जो बाहर से आए थे, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या बन गया, आपके पास एक फूड वैक्यूल बन गया, ठीक है। तो सेल ने क्या किया कि बाहर से फूड आपने अंदर ले लिया, क्या चीज़ बनाकर, एक वैक्यूल बनाकर, ठीक है। एक फंक्शन तो हमें ये समझ आ गया। अब दूसरा जो है हम इसके उलट भी ले सकते हैं कि ये जो मटेरियल है वो वेस्ट मटेरियल है। सेल ने खाना खाया, उसको जो ज़रूरत थी उसने रख ली, अब बाकी जो मटेरियल है जो उसकी बॉडी जो सेल को नहीं चाहिए वो अपनी बॉडी से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो वो भी एग्जैक्टली इसकी रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये आएगा इस तरह से मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा और अब इस मटेरियल को बाहर की तरफ निकाल देगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सेल में जो एक्सक्रीटरी प्रोसेस होता है वो भी वैक्यूल के थ्रू जो है वो हो सकता है। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल बाय मेकिंग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है कि उसमें सुगड़ने और फैलने की सलाहियत जो है वो होती है। मिसाल के तौर पर आप वो गुब्बारे के अंदर जो है पानी डाल दें और उसको फर्श के ऊपर जो है फेंक दें, तो अगर वो फटे नहीं, ठीक है, तो वो आप देखेंगे वो जगलिंग करता हुआ फर्श के ऊपर जो है वो मूव करता रहेगा, उसकी शेप जो है वो चेंज होती रहेगी। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी बिल्कुल उसी तरह से होते हैं, ठीक है। आगे है जी लाइसोसोम्स के। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये देखें यहाँ पर जो है फूड वैक्यूल्स आएंगे, तो मैंने आपको कहा था कि ऊपर से जो है लाइसोसोम आके उसको खा लेगा। तो लाइसोसोम क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। इसका फिर से क्या मतलब है कि ये प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है वो नहीं होगा। कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, छोटे छोटे बायो कैटलिस्ट होते हैं, केमिकल्स होते हैं, और वो क्या करते हैं कि जो बाहर से मटेरियल आएगा, यहाँ पे आप देखिए ये फूड मटेरियल बाहर से आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सेल को एनर्जी चाहिए लेकिन ये प्योर फॉर्म में नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपको ग्लूकोज चाहिए तो आप रोटी तो खाते हैं, लेकिन रोटी मुकम्मल की मुकम्मल ग्लूकोज नहीं होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तब उसके लिए आप क्या करते हैं कि उसको मुंह के अंदर डालते हैं, उसको चबाते हैं, उसको तोड़ते फोड़ते हैं, उसके बाद जाकर जो है आपको वो काम वाली चीज़ जो है वो मिलती है। बिल्कुल सेल भी इसी तरह से करता है कि मटीरियल जो है जब सेल के अंदर जाएगा एक वैक्यूल बनेगा, ठीक है। ये देखें फूड वैक्यूल बन गया। अब ऊपर से लाइसोसोम जो है सिंपल स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ठीक है। ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड आ गए और बीच में क्या आ गया, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ गए, छुरियाँ पड़ी हुई हैं जी इसके अंदर, और ये जब को ये जिसके साथ भी जो है वो फ्यूज़ होगा उसको तोड़ फोड़ कर रख देगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो छुरियाँ और बंदूकें वगैरह पड़ी हुई हैं जिनको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। ये जब भी किसी के साथ जो है वो फ्यूज़ होगा उसके अंदरूनी स्ट्रक्चर को तोड़ फोड़ कर जो है वो रख देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि फूड पार्टिकल आगे गया, इसके साथ ये वाला जो है वो फ्यूज़ हो गया। क्या हाल किया जी उसने, देखें ये देखें फूड पार्टिकल जो है टूटना फूटना शुरू हो गया, ठीक है। अब जो मटेरियल सेल को चाहिए था वो मूव करके इधर की तरफ चला जाएगा। अब बाकी जो है ये वो वेस्ट मटेरियल है जो सेल को नहीं चाहिए, तो ये एक वैक्यूल बन गया और इसको सेल से बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लाइसोसोम्स मौजूद थे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड थे, अंदर क्या मौजूद था, डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद था, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, जो फूड वैक्यूल आ रहा था, वैक्यूल आपने पीछे ही अभी पढ़ा है, ठीक है। फूड वैक्यूल आया, उसके अंदर फूड मटेरियल मौजूद था, फीड, उसके साथ लाइसोसोम जो है अटैच हुआ, उसको उसकी ब्रेकडाउन की, जो मटेरियल जो उसको सेल को चाहिए था वो रख लिया गया, और जो नहीं चाहिए था वो वेस्ट वैक्यूल जो है वो बनाकर सेल से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, ब्रेक डाउन फूड एंड वेस्ट मटेरियल विद इन द सेल। ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो एक सेल के अंदर ही होता है, सेल के बाहर नहीं होता। लाइसोसोम फ्यूजेस विद वैक्यूल फॉर ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ये देखें इसके साथ फ्यूज़ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसका सिंपल जो है कार्टून का अगर शेप देखें तो अब यहाँ पर हम अच्छे से देख सकते हैं कि ये देखें, ये एक जो है वो क्या है,
ये एक फूड जो है फूड पार्टिकल है, ये लाइसोसोम है बहुत बड़ा। इसके अंदर जो है आपको जो है क्या नज़र आएगा, ये देखिए इसके अंदर छोटे छोटे एंजाइम मौजूद है और ये देखिए उसने मुंह को लगाओ करके जो है उसको खा लिया, ठीक है। इसी तरह लाइसोसोम जो है उस हर फूड पार्टिकल को इस तरह से खाते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट ऑर्गेनेली है हमारे पास, और वो क्या है, न्यूक्लियस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल। किस तरह इम्पोर्टेंट है, जिस तरह आपकी पूरी बॉडी के अंदर क्या है, एक दिमाग है जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर सबसे जो मेन पोर्शन है वो आपका हेड रीजन है, आपका दिमाग है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल, present in the center of animal cell while move to side as vacuole is swollen in plant cell। इसका क्या मतलब है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल बन जाता है, जो हमने अभी ही पीछे डिस्कस किया है, ठीक है। तो बहुत बड़ा वैक्यूल बन जाता है तो न्यूक्लियस जो है वो साइड की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो साइड की तरफ आ गया, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में मौजूद है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। आगे है जी कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल्स। जितने भी सेल्स हैं उनको उनका न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है, यानी कि उन्होंने कब डिवाइड होना है, कौन सी प्रोटीन बनानी है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, वो सारा का सारा फंक्शन जो है वो कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस क्यों कंट्रोल करता है, इसकी वजह जो है हम अभी थोड़ी देर में आगे पढ़ेंगे। अच्छा, आगे है जी यूकेरियोट्स हैव ट्रू न्यूक्लियस while prokaryote have dispersed genetic material in cell cytoplasm। वो किस तरह जी, अगर आप यूकेरियोटिक सेल देखें, ठीक है, और एक जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, तो उसके अंदर जो है आपको सेंटर में यूकेरियोटिक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद जो है आपको नज़र आएगा, जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा और अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल पड़ा होगा। जेनेटिक मटेरियल मीन डीएनए वगैरह हो गया, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है कोई मखसूस न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इस तरह से जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो इस तरह से पड़ा होता है सेल के अंदर, ये साइटोप्लाज्म ही है, ठीक है। तो उसके अंदर इस तरह से पड़ा होता है। तो ये बेसिकली दोनों में फ़र्क है कि उसमें ट्रू न्यूक्लियस मीन के एक वेल डिफाइंड, जिसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद हो, ठीक है, अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद हों, तो उसको कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स हैं उसके अंदर कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इसी तरह से होता है कि आप एक नलकी की दाग खोलकर ज़मीन के ऊपर फेंक दें, तो वो सेल के अंदर डीएनए जो मटेरियल है, जिसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो इस तरह से पड़ा होता है। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ योर बॉडी सेल हैव नो न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, कि आपके बॉडी के अंदर ऐसे कौन से सेल्स हैं जिनमें ना तो न्यूक्लियस होता है और ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब आप ये सोचेंगे कि मैं भी कह रहा हूँ कि सारे के सारे सेल्स को न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है, तो ऐसा कौन सा सेल हो सकता है जिसके अंदर न्यूक्लियस ना हो, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे हिंट दे दी है, तो आपने इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। पिछली जो 2-3 वीडियोस थी आपने जो है उनको मुकम्मल सही तरीके से नहीं देखा, बार बार आपको कहा जा रहा था कि आप उन वीडियोस को देखें, लेकिन आपने बिल्कुल लापरवाही की है। तो आपने जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो आपने बताना है। अच्छा, अब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखते हैं कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से होता है। अब फ़र्ज़ करें ये न्यूक्लियस है आपके पास सेंटर में, ठीक है। तो इसके आसपास जो मेम्ब्रेन है डबल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन है, तो उसकी मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये न्यूक्लियस है तो उसकी मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये क्या होगी, डबल मेम्ब्रेनस होगी, ये दो होंगी, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। इसको आपने देखना नहीं, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ग्रेनुलर मैट्रिक्स का न्यूक्लियोप्लाज्म, जो इसके अंदर जो ये वाला मैट्रिक्स यानी कि जो फ्लूइड नज़र आ रहा है इसके अंदर, यानी कि अब आप अगर आप जो है एक बॉल के अंदर पानी भर दें, तो जो पानी जो है जो न्यूक्लियस के अंदर, वो पानी जो मौजूद है, जितना भी मटेरियल मौजूद है सेल के अंदर, उसको क्या न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। समटाइम्स वन और मोर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट, ठीक है। कभी कभार जो है एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई जो है, जिसको सिंगल क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक बायोलॉजिकल नेम्स में जिसके आखिर में यू
और एस आ जाए वो सिंगल होता है। और जब आप इसका प्लूरल बनाएंगे तो उसके बजाय यूएस की बजाय आप क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे। मिसाल के तौर पर देखें, न्यूक्लियोलस सिंगल है, न्यूक्लियोलाई जमा हो गया। न्यूक्लियस सिंगल है, न्यूक्लियाई जो है वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो ये बात आपको समझ आ गई कि न्यूक्लियस के अंदर जो है आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियोलस भी मिल सकता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम्स बनाने की फैक्ट्री होती है। ठीक है। जो राइबोसोम्स है वो कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस बनाते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। क्रोमोसोम क्या है जी? आपको जो है इस शेप में क्रोमोसोम्स नजर आएंगे। क्रोमोसोम्स सही तरीके से क्या होते हैं हम अभी अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक दूसरी बात ध्यान में रख लें कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद नहीं होते, वो सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर मौजूद होंगे, वो भी सेल डिवीजन में। ठीक। सेल डिवीजन के दौरान जो है क्रोमोसोम आपको माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आएंगे, वरना सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपको धागे की तरह से पड़ा हुआ नज़र आएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है, ये धागे से नज़र आ रहा है। ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है कि ये न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसके अंदर जो मैट्रिक्स मौजूद होता है इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई भी मौजूद हो सकते हैं और इस न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है। यूकैरियोट्स के अंदर की हम बात कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं जी, जो क्रोमोसोम्स हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, जो हम बात कर रहे थे अभी न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है। तो क्रोमोसोम्स क्या है? वो डीएनए और न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर जो है आपके पास एक स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखें, ये डीएनए है, ये जो है वो डीएनए है। फ़र्ज़ करें ये एक धागा है, जो यहाँ पे देखें आपको ये धागा नज़र आ रहा है। हमने जूम आउट किया ना, जिस तरह मोबाइल से जूम आउट करते हैं, और ये छोटी छोटी प्रोटीन्स हैं, ये ब्लू कलर की जो आपको नज़र आ रही हैं। तो ये धागा जो है ये इन प्रोटीन के आसपास लिपटना शुरू हो गया। ठीक है। लिपटते लिपटते ये देखें, ये आपके पास बड़ी बड़ी प्रोटीन्स बनना शुरू हो गया, साथ में धागा लगा हुआ है और धागा जोड़ते जोड़ते आपके पास ये स्ट्रक्चर बन गया। फिर वो मज़ीद कोयल होते होते आपके पास क्या बन गया? एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम्स बन गया। ठीक है। क्रोमोसोम बन गया। और ये क्रोमोसोम जो है कई सारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो सेल डिवीजन के दौरान मौजूद होते हैं। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग ये समझते हैं कि थ्रू आउट दी सेल साइकिल जो है वो क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब एक सेल जो है वो दो में डिवाइड हो रहा होता है, उस वक्त जो है ये विजिबल होते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड न्यूक्लियोप्रोटीन। जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन मौजूद होती है उसको न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। इन नॉन डिवाइडिंग सेल, वो सेल्स जो डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ठीक है। हम बात कर रहे थे जब सेल जो है वो डिवाइड होता है तो हमको क्रोमोसोम नज़र आते हैं। अब सवाल ये है कि जब सेल जो डिवाइड नहीं हो रहा था तो हमें फिर क्या नज़र आता है? जेनेटिक मटीरियल मीन्स ये डीएनए वगैरह जो है इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन। ठीक है। ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर जो है वो इस धागे की शक्ल का पड़ा होता है आपका जेनेटिक मटेरियल, उसको क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब डीएनए क्या होता है? डीएनए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इसका क्या मतलब है? जो आपने देखा होगा कि कुछ आपकी बॉडी के अंदर जो कुछ करैक्टर हैं वो आपकी मदर जैसी होंगी और कुछ करैक्टर जो हैं वो आपके फादर जैसी होंगी। तो होता क्या है कि आपके वालिदैन का जो डीएनए है वो आप में ट्रांसफ़र हो जाता है और उनकी करैक्टर जो है वो आपके अंदर भी आ जाती हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि डीएनए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल करैक्टरिस्टिक जो खसूसियात हैं फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। डीएनए कंट्रोल ऑल सेल एक्टिविटीज़। ठीक है। जो सेल था उसको कौन कंट्रोल कर रहा था? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर कौन सी चीज़ कंट्रोल कर रही थी? डीएनए कंट्रोल कर रहा था। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं क्रोमोसोम्स की।
तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज स्पेसिफिक फॉर ईच स्पीशीज़, जितनी भी स्पीशीज़ हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं हर एक के अंदर स्पेसिफिक होंगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर ऑनियन हैव 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ह्यूमन हैव 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, रेडिश जो शलजम होता है हैव 18 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो हर एक के अंदर जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो स्पेसिफिक होंगे, चेंज नहीं होंगे।